प्रेमचंद पश्चात युग। प्रेमचंद युग के बाद भारतीय समाज की प्रकृति में तीव्र व व्यापक परिवर्तन हुए, जिसके कारण उपन्यासों की दुनिया भी तेजी से बदल गई। मनोविश्लेषणवाद और मार्क्सवाद ने हिंदी उपन्यास को काफी प्रभावित किया। 1947 में देश को स्वाधीनता मिली, किंतु स्वाधीनता के कुछ दिनों बाद उससे मोहभंग भी होने लगा। नागार्जुन ने तो इस तथाकथित आजादी पर चोट करते हुए यहाँ तक कहा कि कागज की आजादी मिलती ले लो, दो दो आने में। इसके साथ साथ देश में तीव्र शहरीकरण हुआ और एक पूरे ग्रामीण पीढ़ी शहर पहुंच गई। महिलाओं ने घर से बाहर समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कदम रखा और अधिकारों की मांग की, जिससे स्त्री पुरुष संबंध तेजी से बदलने लगे। कुछ और आगे चलकर मध्य वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ी और उपभोक्तावादी संस्कृति देखते ही देखते मीडिया पर सवार होकर देश भर में फैल गई। इन सारे परिवर्तनों से सामाजिक संरचना जटिल होती गई और उपन्यासों के समक्ष इस जटिल यथार्थ को प्रस्तुत करने की चुनौती खड़ी हो गई। हिंदी उपन्यास ने इन सभी परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में समाज के जीवंत चित्र प्रस्तुत किए, जिन्होंने कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास। फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित प्रेमचंद उपन्यास धारा को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की संज्ञा दी जाती है। मनोविज्ञान का प्रयोग यूं तो प्रेमचंद ने भी किया था, किंतु उनके बाद मनोविज्ञान के तकनीकी पक्ष का महत्व बढ़ा और उसने साहित्य को प्रभावित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में सिगमंड फ्रायड ने थॉमस एडलर तथा कार्ल युंग के साथ मिलकर मनोविश्लेषणवाद प्रस्तुत किया, जिसने सारी दुनिया को वैचारिक तौर पर प्रभावित किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के यथार्थ की पहचान उसके चेतन मन से नहीं बल्कि अचेतन व अवचेतन से होती है। व्यक्ति की सबसे मूल प्रवृत्ति है लिबिडो। लिबिडो अर्थात काम चेतना, जिससे व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व निर्मित होता है। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषणवाद के समर्थकों ने जीवनेच्छा, इडिपस ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि इत्यादि सिद्धांतों का भी प्रयोग किया। मनोवैज्ञानिक उपन्यास मुख्यतः इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर रचे गए हुए व्यक्ति के मन की तहों में झांककर प्रचलित नैतिक सिद्धांतों की समीक्षा करते हैं। इन उपन्यासों में जो विशेष तत्व देखने को मिलते हैं वे इस प्रकार हैं। इनमें घटनाएं बेहद विरल होती हैं, क्योंकि इनमें घटनाओं से ज्यादा महत्व चिंतन, मनन, मंथन और विश्लेषण का है। उदाहरण के लिए शेखर एक जीवनी में घटनाओं की संख्या बेहद कम है, जबकि विश्लेषण कई कई पृष्ठों तक फैला हुआ है। इनमें पात्रों की संख्या अत्यंत सीमित होती है, किंतु पात्र के अतिरिक्त व्यक्तित्व का उद्घाटन अत्यंत सूक्ष्म और बहुआयामी तरीके से होता है। इनमें बहिर्जगत के स्थान पर अंतर जगत कथा वस्तु के केंद्र में स्थापित हो जाता है। इनमें भाषा अत्यंत प्रतीकात्मक हो जाती है, क्योंकि सीधी सपाट भाषा में मन की गहराइयों को व्यक्त करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए त्यागपत्र मृणाल की कहती है, देख चिड़िया कितनी ऊंची उड़ जाती, मैं चिड़िया होना चाहती हूँ। ये उपन्यास प्रचलित नैतिक व्यवस्था की विकृतियों को प्रदर्शित करते हैं और दावा करते हैं कि व्यक्ति के नैतिक होने का निर्णय उसके काम संबंधों के आधार पर नहीं होनी चाहिए। शेखर एक जीवनी में शेखर व शशि का प्रेम ऐसी ही नैतिक वर्जनाओं को तोड़ता है। मनोविज्ञान उपन्यास में विभिन्न लेखकों कुछ वैविध्य के साथ नजर आते हैं। ज्ञानेंद्र ने फ्रायड को गांधी से मिला दिया है, तो अज्ञे ने फ्रायड के साथ टी.एस. इलियट, डी.एच. लॉरेंस तथा सार्त्र को घुला मिला दिया है। इलाचंद जोशी और डॉक्टर देवराज के यहाँ मनोविश्लेषणवाद अपने मूल रूप में दिखता है। हालांकि जोशी जी के उपन्यासों में सिद्धांत पक्ष कुछ हावी हो गया है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: ज्ञानेंद्र त्यागपत्र, सुनीता कल्याणी, अज्ञे, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, इलाचंद जोशी, जिप्सी, जहाज का पंछी, सन्यासी, डॉक्टर देवराज, अजय की डायरी। हिंदी उपन्यास में मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण। हिंदी के कई उपन्यासकारों ने मनोविज्ञान का प्रयोग अपनी सामान्य बुद्धि से किया है, जबकि कुछ पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है। प्रथम वर्ग के उपन्यासकारों में पहला महत्वपूर्ण नाम प्रेमचंद का है। उनका मन मध्यवर्गीय व्यक्ति के अंतर मन के उद्घाटन में खूब रमा है। इस संदर्भ में सेवा सदन
के दरोगा कृष्णचंद के मन के अंतर्द्वंद्व, सुमन की अतृप्त कुंठित इच्छाओं, प्रेमाश्रय के ज्ञान शंकर ही हीनता ग्रंथियों आदि का चित्रण उल्लेखनीय है। आगे चलकर प्रभाकर माचवे के परंतु सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के सोया हुआ जल, नरेश मेहता के डूबते मस्तूल, राजेंद्र यादव के सह और मात, मनु भंडारी के आपका बंटी आदि उपन्यासों पर भी मनोविश्लेषण का काफी प्रभाव है। उपन्यासकारों के दूसरे वर्ग ने मनोविश्लेषणवाद को अपनी रचना का मूलधार बनाया है। ऐसे उपन्यासों को मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की कोटि में रखा गया है। ऐसे उपन्यासकारों में जैनेन्द्र इलाचंद जोशी, अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज प्रमुख हैं। जैनेन्द्र ने फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद को गांधीवाद के अध्यात्मवाद से जोड़ दिया है तथा चरित्र के आत्मपीड़न के द्वारा हृदय परिवर्तन का भाव जगाने की कोशिश की है। परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी और सुखदा जैनेन्द्र के प्रमुख उपन्यास हैं। प्राय इन सभी उपन्यासों में काम पीड़ा का दर्शन स्वीकार किया गया है। इलाचंद जोशी हिंदी के दूसरे प्रमुख मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। सन्यासी, निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी आदि उनके उपन्यास हैं। उनके उपन्यासों के सभी नायक दुर्बल और मनोग्रंथिक पीड़ित हैं। वे मानव मन में छिपे हुए रहस्यों का उद्घाटन करना आवश्यक मानते हैं। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकारों की श्रेणी में अगला महत्वपूर्ण नाम अज्ञेय का है। शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप उनके मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की सशक्त एवं प्रौढ़ रचना है। इसमें उन्होंने आज की प्रखर वैज्ञानिकी बौद्धिक चेतना के आलोक में पारंपरिक भारतीय समाज को गहराई से देखा है और अनेक स्तरों पर नैतिकता की पुरानी धारणाओं को झकझोर दिया है। नदी के द्वीप अज्ञेय का दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इस उपन्यास में मानव मन की बारीकी परतों को खोलने में अज्ञेय को पूर्ण सफलता मिली है। डॉक्टर देवराज एक अन्य प्रमुख मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। पथ की खोज और अजय की डायरी उनके प्रमुख उपन्यास हैं। इस प्रकार हिंदी उपन्यास और मनोविज्ञान का गहरा संबंध है। कई उपन्यासकारों ने जहां एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग किया है, वहीं कई अन्य उपन्यासकारों ने अपने उपन्यासों के माध्यम से मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। उपन्यासकार जैनेन्द्र हिंदी साहित्य के विशिष्ट रचनाकार हैं। उन्होंने साहित्य में जीवन की आंतरिक गहराई को अभिव्यक्ति दी। हिंदी में दर्शन, मनोविज्ञान और अध्यात्म को कला चेतना के साथ संयुक्त करने का श्रेय जैनेन्द्र को प्राप्त है। वे गंभीर विचारक और समर्पित लेखक हैं। उन्होंने निबंध, कहानी, उपन्यास, स्मरण, जीवनी तथा आलोचना आदि कई गद्य विधाओं को समृद्ध किया। साहित्यकार के रूप में जैनेन्द्र को सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके उपन्यासों के कारण प्राप्त हुई है। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक यथार्थ के उपन्यासकार हैं। वे प्रेमचंद की तरह समाज या व्यक्ति को बदलने का प्रयास नहीं करते, बल्कि व्यक्ति के अंतर्मन तथा उसे प्रभावित करने वाली घटनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। उनके पात्र समाज से कम, अपने आप से अधिक लड़ते हैं। उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्मसंघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। जैनेन्द्र के उपन्यासों में घटनाएं विरल हैं, इसलिए चिंतन और विश्लेषण गहरा हो जाता है। मन की भीतरी रचनाओं में छिपे सत्यों को व्यक्त करने के प्रयास में उनकी भाषा भी बेहद प्रतीकात्मक हो जाती है। उन पर फ्रायड और गांधी दोनों का प्रभाव है। वे मार्क्स व फ्रायड को मिलाने की बात भी कहते हैं, पर उनके चिंतन में मार्क्स के प्रति प्राय उपेक्षा ही है। उन्होंने परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्तन, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर दार्शक तथा अन्नाम स्वामी उपन्यासों की रचना की है। इनमें से परख, सुनीता तथा त्यागपत्र उनके सर्वाधिक सशक्त उपन्यास हैं। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का परिचय। परख जैनेन्द्र का पहला उपन्यास है जो 1929 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में कुल 4 पात्र हैं: सत्यधन, कट्टो, गरिमा तथा बिहारी। सत्यधन एक चिचित किंतु शांति प्रिय, आडंबरहीन, जीवन में विश्वास करने वाला आदर्शवादी युवक है। वह अपनी जमींदारी के एक गांव में आकर रहने लगता है। कट्टो उसी गांव की एक विधवा लड़की है। वह पढ़ने के लिए सत्यधन के पास आ जाया करती है। दोनों के बीच प्रेम विकसित होने लगता है। बिहारी सत्यधन का मित्र है।
गरिमा बिहारी की बहन है। बिहारी के पिता गरिमा का विवाह सत्यधन से करना चाहते हैं। सत्यधन के प्रति कट्टो की प्रीति गहरी है। बुद्धि से प्रेरित होकर सत्यधन गरिमा से विवाह कर लेता है। कट्टो का विवाह बिहारी से हो जाता है। कट्टो बिहारी में वही सात्विकता और आत्मिकता गहराई पाती है जो उसमें है, इसीलिए वह उसके साथ एक आत्म हो जाती है। दोनों का संबंध दैहिक से ऊपर उठकर आत्मिक हो जाता है। बिहारी के पिता अपनी संपत्ति उसके नाम छोड़कर स्वर्ग सिधार जाते हैं। सत्यधन किराए का एक छोटा सा मकान लेकर अलग रहने लगता है। कट्टो उससे घर लौट चलने का आग्रह करती है और 40,000 के नोट उसे सौंप देती है। कट्टो का त्याग देखकर सत्यधन अपनी हीनता से विचलित हो जाता है। आत्मिक संबंधों में बंधे हुए कट्टो और बिहारी अलग अलग रहने लगते हैं। कट्टो अपने गांव में लड़कियों को पढ़ाने का काम करने लगती है और बिहारी सामान्य कृषक का जीवन व्यतीत करने के लिए किसी दूसरे गांव में चला जाता है। इस कथा के माध्यम से लेखक अपने प्रेम के दर्शन को प्रतिष्ठित करना चाहता है। लेखक के अनुसार प्रेम आत्मदान है, अह का विसर्जन है। बिहारी और कट्टो के माध्यम से लेखक ने इसी अह के विसर्जन को दर्शन को प्रतिष्ठित किया है। सुनीता 1935 में जैनेन्द्र के दूसरे उपन्यास सुनीता का प्रकाशन हुआ। इसमें 3 मुख्य पात्र हैं, सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसन्न। सुनीता श्रीकांत की पत्नी है, हरिप्रसन्न श्रीकांत का मित्र है। दिल्ली में भेंट होने पर श्रीकांत हरिप्रसन्न को घर ले आता है। हरिप्रसन्न और सुनीता का परिचय होता है। श्रीकांत की प्रेरणा से सुनीता हरिप्रसन्न को संतुष्ट करने रखने का हर संभव प्रयत्न करती है। श्रीकांत की अनुपस्थिति में हरिप्रसन्न सुनीता को अर्धरात्रि में क्रांतिकारी युवकों का नेतृत्व करने के लिए निर्जन जंगल में ले जाता है, जहां पता चलता है कि पुलिस को सूचना हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की बैठक नहीं होगी। हरिप्रसन्न सुनीता को पा लेना चाहता है। सुनीता निरावरण हो जाती है। हरिप्रसन्न लज्जित हो जाता है। कुछ समय बाद श्रीकांत घर लौट आता है। सत्या सुनीता के न होने की बात जानती है। वह श्रीकांत को रोक कर रखना चाहती है, किंतु श्रीकांत यह पता लगा लेता है कि उसका घर बंद है। दूसरे दिन श्रीकांत और सुनीता नए अनुराग का अनुभव करते हुए एक दूसरे से मिलते हैं। लेखक ने इस उपन्यास की कथा अपने काम और प्रेम के दर्शन की चरितार्थ के लिए कल्पित की है। हरिप्रसन्न काम कुंठ से ग्रस्त है। क्रांति के नाम पर वह अपनी हिंसा वृत्ति को संतुष्ट करता है। यह हिंसा वृत्ति उसकी आत्मरति का ही परिणाम है। सुनीता के आत्मदान से वह कामकुंठा से मुक्त होती है। इस प्रकार जैनेन्द्र कामकुंठा से उत्पन्न हिंसक वृत्ति को प्रेम से सशक्त कर अहिंसक बना देते हैं। त्याग पत्र जैनेन्द्र का तीसरा उपन्यास है, जो 1937 में प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में मृणाल के अभिशप्त जीवन की कथा वर्णित है। मृणाल भाई के संरक्षण में बड़ी होती है। मृणाल की भाभी का उसके प्रति व्यवहार कठोर है। प्रमोद मृणाल का भतीजा है, जिससे वह स्नेह करती है। विद्यालय में पढ़ाई के दौरान मृणाल को अपनी एक सहेली शीला के भाई से प्रेम हो जाता है। इस प्रेम संबंध का खुलासा होने पर भाभी उसे बुरी तरह पीटती है। मृणाल का विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से कर दिया जाता है। पति के प्रति पूर्ण सत्यनिष्ठा रखते हुए मृणाल अपने पूर्व प्रेम संबंध को प्रकट कर देती है। उसका पति उसे घर से निकाल देता है। उसके बाद कोयले का एक व्यापारी उस पर अनुरक्त होकर उसे भगा ले जाता है। वासना की पूर्ति हो जाने पर वह भी मृणाल को छोड़ देता है। मृणाल अस्पताल में एक बच्ची को जन्म देती है, जो 10 महीने के भीतर ही मर जाती है। मृणाल अंततः समाज के निम्नतम स्तर के लोगों के बीच पहुंच जाती है और घातक बीमारी से पीड़ित होकर यंत्रणामय जीवन व्यतीत करती है। प्रमोद उसे लेने जाता है, लेकिन वह लौटने से मना कर देती है। कई वर्ष तक पीड़ा और व्यथा सहने के बाद मृणाल की मृत्यु हो जाती है। प्रमोद को इतना गहरा आघात लगता है कि वह जज के पद से त्यागपत्र देकर विरक्त हो जाता है। इस उपन्यास को जैनेन्द्र का एक सशक्त उपन्यास माना गया है। इसमें मृणाल असहाय व्यथा झेलकर सामाजिक व्यवस्था की अमानवीयता को उजागर करती है। वह विद्रोह नहीं करती, बल्कि स्वयं का बलिदान देती है। अपनी शहादत से वह अहिंसा और प्रेम को चरितार्थ करते हुए पुरुष के स्वामित्व के औचित्य को
चुनौती देती है। इस उपन्यास में जैनेन्द्र ने नारी के आत्मदान से में ही उसकी मुक्ति के दर्शन का प्रतिपादन किया है। कल्याणी यह आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है। इस उपन्यास की विशेषता यह है कि आत्मकथात्मक शैली में प्रस्तुत किए जाने पर भी कथा कहने वाला व्यक्ति उपन्यास का प्रमुख पात्र नहीं है। इस उपन्यास में प्रारंभ से अंत तक श्री और श्रीमती असरानी की कथा चलती है, जो दोनों डॉक्टर हैं। श्रीमती असरानी का नाम कल्याणी है, जिनके नाम पर ही उपन्यास का भी नामकरण हुआ है। गृहस्थी की आर्थिक गति श्रीमती असरानी के परिश्रम पर ही निर्भर करती है। श्रीमती असरानी ने स्वतंत्र जीवन का स्वाद ले रखा है, किंतु वैवाहिक बंधन में बंधकर उसकी मर्यादा में ही चलने का प्रयत्न करती है। पुराने संस्कार के श्री असरानी सांकुल हैं। अपनी पत्नी के चरित्र पर वे संदेह करते हैं और चाहते हैं कि वह गृहिणी बने, किंतु दूसरी ओर उससे आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। इन चीजों के पारस्परिक संघर्ष को इस उपन्यास में उभारा गया है। सुखदा एक आत्मचरित्रात्मक उपन्यास है, जिसकी नायिका सुखदा ने स्वयं अपनी कहानी लिखी है। अपनी भावुकता, महत्वाकांक्षा, पारिवारिक स्थिति से असंतोष एवं अंतर की उत्कट प्रेरणा के कारण भी विवाहिता सुखदा बाहर सार्वजनिक आंदोलन की और आकृष्ट होती है और इसी क्रम में वह क्रांतिकारी दल के एक अन्य सदस्य लाल साहब के प्रति आकर्षित होती है। लाल की परिस्थिति बस मृत्यु हो जाती है और नई परिस्थिति में सुखदा और उसके पति कांता का साथ रहना दोनों के लिए किंचित असमंजसपूर्ण हो जाता है। सुखदा मां के घर चली जाती है। बाद में क्षय रोग से ग्रस्त होकर पहाड़ पर अस्पताल में पड़ी हुई 35 वर्ष की इस युवती ने अपने ही हाथों अपने सोने जैसी गृहस्थी के उजड़ जाने पर पश्चाताप सा करते हुए अपनी कहानी लिखी है। विवर्त उपन्यास की समस्या सुनीता से मिलती जुलती है, किंतु इस उपन्यास में सुनीता के विपरीत समस्या पर उतना आग्रह नहीं है जितना मनोग्रंथि पर है। अपनी प्रेमिका मोहिनी का दूसरे पुरुष नरेश से विवाह कर लेने पर नायक जीतने के मन में बड़ी प्रबल ग्रंथि पड़ जाती है और वह अपराध की राह पर चल पड़ता है। अपराध उसका स्वभाव नहीं है, मानो कहीं दबाव है, ग्रंथि है, विवर्त है, जिसके कारण स्वभाव विभाव को अपना उठा है। विवर्त के अंत में विवाह का समन होता है और नायक जीतने के चित्त का यह परिष्कार कथा की भुवन मोहिनी के असंगठित पर मर्यादाशील स्नेह के प्रभाव से ही निष्पन्न होता है। व्यतीत एक आत्मचरित्रात्मक उपन्यास है। इसमें नायक जयंत ने जो प्रेम में असफल होने पर जीवन से विरक्त होकर इधर उधर भटकता रहा, अपने व्यतीत जीवन की कथा लिखी है। इस उपन्यास में प्रेम को एक बहुत ही ऊंचे धरातल पर रखकर उसके निर्वाह का प्रयत्न किया गया है। पात्रों में अपना व्यक्तित्व तो है, किंतु अधिकांश परिस्थितियां मिथ्या है। नायक जयंत नितांत निष्क्रिय एवं अव्यवहारिक पात्र होने के कारण हमारी सहानुभूति का अधिकारी नहीं बन पाता। जयवर्धन उपन्यास में व्यक्ति की मानवीय निजता और शासक की सामाजिकता के बीच के द्वंद्व की अभिव्यक्ति हुई है। जयवर्धन एक ऐसा शासक है जो सत्ता को ऊंचे मानवीय मूल्यों से जोड़ना चाहता है। वह एक जटिल और वार्तुल चरित्र है। ऐसे चरित्र को राजनीतिक परिवेश के बीच स्थित कर रचनाकार ने व्यक्ति और समाज, राष्ट्र और मानवता, सत्ता की क्रूर शक्ति और शासक की मूल्यवादी दृष्टि तथा संवेदना, धर्म और शासन रूढ़ियों और स्वच्छंद मानवीय आचरणों के तनावपूर्ण संबंधों को चित्रित किया है। मुक्तिबोध क्राइसिस का उपन्यास है यह। क्राइसिस इस उपन्यास के केंद्रीय चरित्र सहायिका ही श्री सहायिका समस्त मानसिक धरातल भिन्न किस्म का है, जो राजनेता होते हुए भी राजनीति के दंड फंद से कतराते हैं। वस्तुतः श्री सहायक केवल निर्द्वंद राजनीति पटु नहीं है, वे एक अच्छे मनुष्य भी हैं जो राजनीति के पतन पर चिंतित और व्यथित हैं। जीवन की सार्थकता और निस्सारता के विचार से विद्ध है तथा मृत्यु भोग पर दार्शनिक चिंतन करते हैं।
उनका यह व्यक्तित्व क्राइसिस की नींव रखता है। जैनेंद्र ने भी श्री सहाय के व्यक्तित्व के इन सभी संदर्भों का अत्यंत संकेतपूर्ण परंतु मूर्त रूप में अंकन कर दुविधा के अनुभव को विविधता, विस्तार और गहनता में चित्रित किया है। मुक्तिबोध उपन्यास आकार में छोटा होते हुए भी बेहतर जीवन के अनेक आयामी संदर्भों की ओर सशक्त संकेत करता है। अनंतर ज्ञानेंद्र कुमार ने अपने इस उपन्यास में आधुनिक समाज के नए उभरते हुए रूप को पृष्ठभूमि में गरीबी और भूख के अभिशाप का चित्रण किया है। अनाम स्वामी इस उपन्यास में लेखक का उद्देश्य मानव जाति को धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं से मुक्त करना है। इस उपन्यास की नायिका उदिता का मानना है कि विकास प्राप्त समाज उस आवश्यकता से पिता के नाम के साथ माता के स्वीकार्य मुक्ति पा निकाला है। उन्नति और प्रगति की ओर की इतनी चुनौतियां हैं कि अब माँ बनना तरुणी के लिए आवश्यक नहीं है। अंत में लेखक ने उदिता को अमेरिका में तीसरे प्रेम के बाद विवाह स्वीकार करके सुख सुविधा से जीवन व्यतीत करते हुए दिखाया है। द शार्क इस उपन्यास में समकालीन भोगवादी संस्कृति के विरुद्ध मानवीयता की प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न ज्ञानेंद्र ने किया है। इसमें विवाह संबंध के टूटने पर स्त्री को वेश्या जीवन व्यतीत करने के लिए विवश दिखाया गया है। संबंध टूटने का कारण पैसा है। अर्थ की प्रधानता होने पर सहज मानवीयता का हास्य होता है और स्त्री भी वस्तु बन जाती है। इस अमानवीय स्थिति के प्रतिकार में इस उपन्यास में ज्ञानेंद्र पूंजीवाद से उत्पन्न भोगवादी सांस्कृतिक पर प्रहार करते हुए यांत्रिकता के ऊपर मानवीयता और पैसे की जगह प्यार को प्रतिष्ठित करते हैं। किंतु ऐसा ज्ञानेंद्र ने कथा के स्तर पर कम और चिंतन के स्तर पर अधिक किया है। तपोभूमि यह परख के उपन्यास प्रकाशित ज्ञानेंद्र और ऋषभ चरण जैन की सम्मिलित औपन्यासिक कृति है। अलग अलग 4 व्यक्तियों नवीन, धरणीय, सतीश तथा शशि ने अपनी जीवन कहानी कर इसे उपन्यास बना दिया है। नवीन और धरणी की कहानी ज्ञानेंद्र द्वारा रचित है, जिसने पुस्तक के 2/3 पृष्ठ घेर लिए हैं। परख की तरह आत्मविश्लेषण और आत्मनिवेदन ही तपोभूमि की भी कसौटी है। नवीन, धरणी, शशि तीनों में पर के लिए स्व का बलिदान ही अधिक लक्षित होता है। ज्ञानेंद्र की लेखन शैली तथा शिल्पगत प्रयोग हिंदी साहित्य के इतिहास में ज्ञानेंद्र को मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषणात्मक औपन्यासिक विधा का प्रवर्तक माना जाता है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास के अनुरूप ही उनकी लेखन शैली में कथा, वस्तु, पात्र, योजना, भाषा इत्यादि धरातल पर नवीन शिल्पगत प्रयोग दिखाई देते हैं। उनके उपन्यास शिल्प को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। कथानक योजना ज्ञानेंद्र के उपन्यासों का कथानक वर्णनात्मक एवं घटनाओं की श्रृंखलाबद्ध पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें कथा तत्व की सूक्ष्मता है तथा कथाक्रम कई स्थलों पर टूटा हुआ है। संवादों के माध्यम से ही कथा का विकास होता है। संवाद प्रायः छोटे और चुस्त हैं, क्योंकि व्यक्ति के अंतर जगत का चित्रण होने के कारण उनके उपन्यासों में घटनाएं विरल हैं तथा चिंतन और विश्लेषण गहरा है। कथानक के धरातल पर ज्ञानेंद्र ने कई नवीन प्रयोग किए हैं। उदाहरण के लिए त्यागपत्र उपन्यास में कथा के अंतिम भाग को उपन्यास के आरंभ में प्रस्तुत किया गया है, जो हिंदी उपन्यास में एक अभिनव प्रयोग है। पात्र योजना जहां तक उपन्यासों के कथ्य कथानकों में अंत योजित करने के लिए पात्रों के चयन का प्रश्न है, ज्ञानेंद्र ने विशिष्ट श्रेणी के पात्र ही चुने हैं। उनके चरित्र प्रेमचंद के चरित्रों की तरह वर्ग चरित्र नहीं है, बल्कि मध्यवर्गीय व्यक्तित्व चरित्र हैं। साथ ही उनके उपन्यासों में चरित्रों की संख्या अत्यंत सीमित है। ज्ञानेंद्र की चरित्र योजना की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उनके नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में निश्चय ही अधिक सक्रिय, सचेष्ट दिखाई देते हैं। प्रमाण के रूप में हम परख की कट्टो सुनीता तथा त्यागपत्र की मृणाल आदि नारी पात्रों को देखें
देख सकते हैं। यह भी एक तथ्य है कि अपने स्वभाव और सृष्टि के आदि नियम के अनुरूप पुरुषों की तुलना में जैनेन्द्र के नारी पात्रों में स्नेह सौहार्द का भाव अधिक तीखा, अधिक सजीव और कहीं कहीं तो आक्रामकता की सीमा तक हावी हो जाने वाला है। जैनेन्द्र के पात्रों की एक अन्य विशेषता यह है कि उनके पात्र समाज से कम अपने आपसे अधिक लड़ते हैं। उनमें स्थूल सामाजिक नैतिक संघर्ष के स्थान पर आत्म संघर्ष और जटिल मानसिकता मिलती है। भाषा शैली जैनेन्द्र की भाषा मुख्यतः उनके चिंतन की भाषा है। जैनेन्द्र सोचा हुआ नहीं लिखते, सोचते हुए लिखते हैं, इसीलिए उनके वाक्य छोटे छोटे सूत्रों जैसे प्रतीत होते हैं। विषय के स्वरूप और विचारों के स्तर भेद और के अनुसार उनकी शैली में अपेक्षित परिवर्तन भी लक्षित होता है। कहीं प्रश्न करते हुए, कहीं उत्तर देते हुए, कहीं तर्क और युक्ति से कथन को पुष्ट करते हुए, कहीं अनुभव से आकृष्ट करते हुए आपकी विचार यात्रा चलती रहती है। जैसे विवाह की ग्रंथि दो के बीच की ग्रंथि नहीं है, वह समाज के बीच की भी है। चाहने से ही क्या वह क्या टूटती है। विवाह भावुकता का प्रश्न नहीं है, व्यवस्था का प्रश्न है। वह प्रश्न क्यों 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 टाल टल सकता है। एक के बाद दूसरा वाक्य अर्थवेत्ता के गहनतर स्तर को स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है। सामान्यतया जैनेन्द्र द्वारा प्रयुक्त शब्द घरेलू होते हैं, एकदम परिचित, किंतु जैसे उनमें कुछ विशेष सन्निहित रहता है। साहित्य की भाषा में जैनेन्द्र व्यंजना को महत्व देते हैं। रचनात्मक कृतियों में यह व्यंजनात्मक भाषा बहुत कुछ अनकहा छोड़ देती है। उन्होंने अपने उपन्यास में प्रतीकों का भी खूब उपयोग किया है। व्याकरण की दृष्टि से या शब्दों के प्रयोग और परिमार्जन की दृष्टि से जैनेन्द्र में एक प्रकार का उबड़ खाबड़ आवश्यक है, किंतु इसका मुख्य कारण शब्दों में सही संदर्भ एवं अर्थ भंगिमा भर देने की उत्कटा इच्छा है। इस इच्छा के कारण ही वे शब्दों को मनोकूल झुका लेते हैं। शब्द चयन के संबंध में उनका कोई आग्रह नहीं है। उर्दू के सैकड़ों शब्द उनकी भाषा में विद्यमान हैं। अंग्रेजी शब्दों की भी कोई कमी नहीं है। उनके एक उपन्यास अनंतर की नायिका तो प्राय अंग्रेजी ही बोलती है। ठेठ जीवन के घरेलू शब्द भी बिना बने संवारे अपने असली ठाट में आकर भाषा के टाट पर बैठ गए हैं। तात्पर्य यह है कि जैनेन्द्र का सोचने का अपना ढंग है, उनका अपना व्यक्तित्व है। उनकी भाषा शैली उनके इस निजीपन का प्रतीक है। उनके गद्य में उनका चिंतन और चिंतन प्रक्रिया दोनों ही साकार हुए हैं। इस दृष्टि से समूचे हिंदी साहित्य में उनके उपन्यासों का गद्य अप्रितम है। जैनेन्द्र के नारी पात्र जैनेन्द्र के उपन्यासों का लक्ष्य बाह्य जगत की अभिव्यक्ति न होकर व्यक्ति के अंतर जगत का निरूपण है। अंतर मन और भाव जगत का निरूपण करने के लिए उन्होंने प्रमुखतः नारी पात्रों का ही आश्रय लिया है। ये नारी पात्र पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक प्रखर, जीवंत और व्यक्तित्व संपन्न है। ये व्यथा में हो या यातना में, कथा के केंद्र में हो, जैनेन्द्र के प्राय सभी प्रमुख उपन्यासों में नारियां केंद्रीय पात्र के रूप में उभर कर सामने आती हैं। त्यागपत्र में मृणाल और सुनीता में सुनीता, परख में कट्टो तथा सुगधा में सुगधा आदि इसके प्रमाण है। यह भी ध्यातव्य है कि ये नारियां प्राय एक पुरुष की पत्नी और दूसरे पुरुष की प्रेमिका बनकर एकाएक पाठकों का ध्यान आकृष्ट करती हैं। यदि सुनीता उपन्यास की सुनीता के समान वे प्रत्यक्ष प्रेमिकाएं नहीं भी बन पाती है, तो भी जैनेन्द्र के प्रेयसीवाद और एतदर्श में प्रेमीवाद के अनुरूप इस प्रकार की लालसा या फिर अपने परिवेश से बाहर निकलने की लालसा उनके मन में अवश्य रहती है। जैनेन्द्र शारीरिक पतन को चारित्रिक पतन स्वीकार नहीं करते। इसी कारण पतिव्रत से पतित होकर भी उनकी दृष्टि में उनके नारी पात्र सती तो के धरातल पर पतित नहीं होते। जैनेन्द्र के नारी पात्रों की एक अन्य विशेषता यह है कि जैनेन्द्र के समस्त नारी पात्रों में बुद्धि एवं हृदय का संघर्ष अनिवार्यतः दर्शाया जाता है। बुद्धि उन्हें पति एवं समाज की ओर झुकाती
हैं इनके प्रति वफादार रहने की प्रेरणा देती हैं, जबकि हृदय उन्हें अज्ञात के प्रति लालसामय बनाकर प्रेमी और व्यक्ति की ओर ले जाता है। प्रमुख नारी पात्रों का परिचय। कट्टो जैनेन्द्र द्वारा रचित परख उपन्यास की नायिका है। वह बाल विधवा है तथा सरल, भावुक, निरीह और आदर्श प्रेम का प्रतीक है। सत्यधन कट्टो का पड़ोसी है। कट्टो के हृदय में बचपन से ही सत्यधन के प्रति श्रद्धा एवं आत्मीयता और साथ ही इस श्रद्धा और आत्मीयता में प्रेम का भी गोपन भाव छिपा है। उसने मन ही मन सत्यधन को अपना सर्वस्व मान लिया है। दूसरी ओर सत्यधन उसे चाहकर भी नहीं चाहता, वह अपने प्रेम और जीवन की उन्नति में उलझा हुआ है। सत्यधन का विवाह बिहारी की बहन गरिमा से हो जाता है। सत्यधन का गरिमा के साथ विवाह होने की सूचना मिलने पर भी कट्टो को कोई ईर्ष्या नहीं होती। सत्यधन कट्टो का विवाह बिहारी से करना चाहता है। जब बिहारी से कट्टो का परिचय होता है तो उसके मन में कट्टो के प्रति आकर्षण भाव जन्म लेता है। कट्टो भी धीरे धीरे अपने हृदय में बिहारी को सत्यधन के समकक्ष स्थान देती है। जैनेन्द्र ने कट्टो को आत्मा का रूप मानकर चित्रित किया है। आत्मा में शुद्ध सात्विक भाव होते हैं। छल कपट, मान प्रतिष्ठा और लाभ हानि का वहाँ कोई मूल्य नहीं है। कट्टो इसी भाव का निर्वाह करती है। अपने जीवन का बलिदान करते हुए वह बिहारी के साथ वैधव्य ज्ञान रचाती है। यह वह वैधव्य यज्ञ है जिसमें एक आत्मा का दूसरी आत्मा से मिलन होता है। इस मिलन में शारीरिक संबंधों का कोई मूल्य नहीं होता। संसार की भलाई के लिए बिहारी और कट्टो अपने जीवन का उत्सर्ग कर देते हैं। समग्रता परख उपन्यास में जैनेन्द्र ने कट्टो के रूप में मानवीय गुणों की उत्कृष्टता को ही चित्रित किया है। सुनीता उपन्यास की केंद्रीय पात्र हैं। सुनीता सुंदर और शिक्षित गृहस्थ नारी है। सुनीता में भाव, प्रवणता, त्याग की अनुपम प्रवृत्ति और आदर्शवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। उसका पति श्रीकांत उसके सौंदर्य पर मोहित है। फिर भी सुनीता और श्रीकांत एक दूसरे से संतुष्ट नहीं है। श्रीकांत हरि प्रसन्न के माध्यम से घर में ताजी वायु लाना चाहता है। वह सोचता है कि इससे सुनीता के मन की गांठें खुलेगी और वह गृहस्थी की एक रसता को भंग कर सकेगा। सुनीता सदैव गृहिणी ही रही है। घर की सीमाओं के परे वह कुछ नहीं जानती। मर्यादाओं से बंधे रहने के कारण उसके मन में ऐसे लोगों के लिए एक प्रकार का आकर्षण है जिनमें कुछ असाधारणता हो, जो किसी लक्ष्य के लिए घर द्वार छोड़कर भटक रहे हो। अपने पति से हरिप्रसन्न की बार बार चर्चा सुन उसके रहस्यमय व्यक्तित्व के प्रति वह उत्सुक होती है और उसे सामने देख उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। हरिप्रसन्न काम अनुभव से वंचित है। वह सुनीता को पाना चाहता है। अवसर मिलने पर सुनीता स्वयं को हरिप्रसन्न के सम्मुख निरावरण कर देती है, किंतु हरिप्रसन्न इस देहदान को स्वीकार नहीं कर पाता। दूसरी ओर श्रीकांत के मन में यह जानकर भी कि सुनीता रात भर हरिप्रसन्न के साथ घर के बाहर रही है, क्रोध, हिंसा या स्त्रिया का कोई भाव नहीं आता, बल्कि वह सुनीता के इस सहज दान और साहसपूर्ण कदम पर प्रसन्न ही होता है। पति और प्रेमी को लेकर सुनीता का अंत संघर्ष अत्यंत मार्मिक है। पति के प्रति उसका निश्चल प्रेम उसके व्यक्तित्व का उदात्त पक्ष है। ईश्वर में, विवाह में और पति में उसकी पूर्ण आस्था है, किंतु दूसरी ओर अपने प्रेमी के व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए वह उसकी काम कुंठाओं को मिटाने के लिए अपना निरावरण शरीर भी प्रस्तुत करने को तैयार है। सुनीता के चरित्र निर्माण में फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव दिखाई देता है। उसके चरित्र में दमन, विस्थापन, उदात्तीकरण आदि बचाव तंत्र के बहुत स्पष्ट संकेत मिलते हैं। कुल मिलाकर सुनीता का चरित्र दुरूह सा बन गया है, किंतु उसका आकर्षण निर्वाद है। सुनीता में बौद्धिक पक्ष अत्यधिक प्रबल है, इसीलिए वह अपनी भावनाओं, परिस्थितियों तथा विवशताओं से पीड़ित रहती है। एक तरफ अपने पति श्रीकांत के प्रति उसका कर्तव्य है, दूसरी ओर हरिप्रसन्न के प्रति उसका उत्तरदायित्व तथा तीसरी तरफ दशा हरिप्रसन्न उत्पन्न कर देता है और वह है राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य। वह इन्हीं तीनों के संघर्ष में डूबती उतरती
डूबती उतराती रहती है। मृणाल जैनेन्द्र के उपन्यास त्यागपत्र की केंद्रीय चरित्र मृणाल हिंदी उपन्यास परंपरा की एक विशिष्ट और एवं अविस्मरणीय चरित्र है। जैनेन्द्र के सारे चरित्रों की तरह मृणाल भी एक व्यक्तिगत चरित्र है। उल्लेखनीय है कि प्रेमचंद ने वर्ग चरित्रों की सृष्टि की थी, लेकिन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार जैनेन्द्र के इस संदर्भ में अपना अलग सत्ता चुना। मृणाल के चरित्र का विश्लेषण करते हुए निम्नलिखित विशेषताएं लक्षित होती हैं। चरित्र की वक्र गति। त्यागपत्र उपन्यास में मृणाल के जीवन के अनेक रूप सामने आते हैं और हम पाते हैं कि उसके चरित्र की गति अत्यंत वक्र है। वह भविष्य में किस रूप में सामने आएगी इसका अनुमान लगाना संभव नहीं हो पाता। वह जिस नई परिस्थिति से जुड़ती है उसे संपूर्ण मन से अंगीकार करती है, परंतु परिस्थितियां उसे जुटने नहीं देती और जुटने तथा टूटने का यह क्रम अंत तक चलता रहता है। आस्था एवं विश्वास। मृणाल के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह टूटने की समग्र पीड़ा को आत्मसात करती हुई नई आस्था एवं विश्वास के साथ नई परिस्थितियों से जुड़ती चली जाती है। व्यक्ति चेतना एवं मृणाल के चरित्र में व्यक्ति चेतना एवं अहम सर्वत्र दिखाई देता है। उसका अहम अनेक बार आहत होता है, परंतु वह उसे अंत तक खंडित होने से बनाए रखती है। यौन अतृप्ति और उसका उद्दतीकरण। मृणाल यौन अतृप्ति से भी पीड़ित है। वह कहती है, तन देने की जरूरत मैं समझ सकती हूँ, तन दे सकूंगी, शायद यह अनिवार्य हो। दान स्त्री का धर्म है। अंत में वह यौन अतृप्त की भावना का उद्दतीकरण करके उसे समाजोन्मुख कर देती हैं और उच्छिष्टों के बीच रहने लगती हैं। स्वाभिमान और स्वावलंबन। मृणाल के चरित्र में आरंभ से ही स्वाभिमान और स्वावलंबन का भाव दिखाई देता है। प्रमोद के बार बार आग्रह करने पर भी उसका स्वाभिमान उसे पिता के घर नहीं लौटने देता। पति द्वारा त्यागे जाने पर वह अपना भार स्वयं उठाती है। विद्रोह एवं स्वीकार की परंपरा विरोधी प्रवृत्तियां। मृणाल के चरित्र में सामाजिक विद्रोह एवं सामाजिक व्यवस्था को स्वीकार करके चलने की परंपरा विरोधी प्रवृत्ति भी विद्यमान है। सेवा भावना और निस्वार्थता। मृणाल का चरित्र सेवा भावना और निस्वार्थता से युक्त है। मृणाल की निस्वार्थता और सेवा भावना उस समय अपनी सर्वोच्चता पर पहुंच जाती है जब प्रमोद उसे उच्छिष्ट वर्ग से निकालकर सभ्य समाज में ले जाना चाहता है, पर मृणाल अपने कर्तव्यों के समक्ष समस्त सुख सुविधाओं को तुच्छ समझती है। स्वतंत्रता को मृणाल चाह की तरह चाहती है। इसी चाह के चलते उसने किशोर अवस्था में अपने भतीजे से कहा था कि वह चिड़िया बनना चाहती है। इस प्रकार मृणाल हिंदी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चरित्र है। वह एक संघर्षशील चरित्र है जो भारतीय समाज व्यवस्था की सांस्थानिकता से टकराते हुए अपना रास्ता स्वयं ढूंढने का प्रयास करती है। हिंदी उपन्यास में स्त्री आकांक्षा की आरंभिक ध्वनि जिन चरित्रों में सुनाई पड़ती है उनमें से एक चरित्र मृणाल भी है। मार्क्सवादी, समाजवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। समाजवादी या प्रगतिवादी उपन्यास मार्क्सवादी विचारधारा को आधार बनाकर लिखे गए हैं। मार्क्स का मानना था कि किसी भी समाज की बुनियादी ढांचा उसकी अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रणाली में निहित होती है और उसी पर ऊपरी ढांचे जैसे राजनीति, कला, सांस्कृतिक आदि टिके होते हैं। हर समाज के दो वर्ग, शोषक व शोषित में बटा होता है। शोषक वर्ग उत्पादन के साधनों पर कब्जा करके निम्न वर्ग पर शासन करता है। इस अन्याय के विरुद्ध हिंसक क्रांति जरूरी है और साहित्य की भूमिका क्रांति को संभव बनाने में ही हो सकती है। इस दृष्टिकोण को समाजवादी यथार्थवाद कहा जाता है। संपूर्ण प्रगतिवादी साहित्य इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। प्रेमचंद पर अंतिम समय में मार्क्सवाद का थोड़ा बहुत प्रभाव दिखता है, पर वास्तविक अर्थों में समाजवादी उपन्यास प्रेमचंदोत्तर युग में लिखे गए। यशपालिश धारा के केंद्रीय लेखक हैं। वह नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त तथा रंगेय राघव अन्य प्रमुख रचनाकार हैं। इनके उपन्यासों में मुख्य रूप
से निम्नलिखित विशेषताएं दिखती हैं। इन उपन्यासों में आर्थिक समस्याओं, विशेषतः गरीबी व शोषण को कथा वस्तु का आधार बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त धर्मों और सांप्रदायिकता जैसी मिथ्या चेतनाओं पर भी चोट की जाती है। इन उपन्यासों में नायक मजदूर वर्ग या किसान वर्ग से होता है। यहाँ नायकोचित औदात्य व गरिमा जैसी पारिक धारणाएं खंडित हो जाती हैं। इनमें शोषण तंत्र की पहचान व इसके विरुद्ध वर्ग संघर्ष की प्रस्तावना की जाती है। इन उपन्यासों की भाषा शैली सामान्यतः सरल होती है, क्योंकि ये निम्न वर्ग को संघर्ष हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से रचे जाते हैं। समाजवादी उपन्यासों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: यशपाल, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, झूठा सच, दिव्या, नागार्जुन, बाबा बटेश्वरनाथ, वरुण के बेटे, भैरव प्रसाद गुप्त, मसाल, गंगा मैया, रंगे राघव, घरौदा, विषाद मठ। समाजवादी उपन्यासों की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इनमें कई बार सिद्धांत पक्ष हावी हो जाता है और पाठक कथानक से सहज संबंध बना नहीं पाता। जिन उपन्यासों में विचारधारा का यांत्रिक प्रयोग नहीं हुआ है वे काफी बेहतर बन पड़े हैं, जैसे यशपाल का दिव्या उपन्यासकार यशपाल समाजवादी यथार्थवाद के लेखक हैं। उनके उपन्यासों पर मार्क्सवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव है। ये स्वाधीनता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जेल में आजीविका कारावास की सजा काट रहे थे एवं 1938 ईस्वी में मुक्त हुए। इसके पश्चात उन्होंने दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, अमिता, मानुष्य के रूप, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, तेरी मेरी उसकी बात आदि उपन्यास लिखे। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होने के कारण यशपाल अपने उपन्यासों में प्रत्यक्ष या परोक्षतः वर्ग संघर्ष, क्रांति चेतना जैसे तत्व प्रस्तुत करते हैं। दादा कॉमरेड, देशद्रोही, पार्टी कॉमरेड, ये 3 उपन्यास स्वाधीनता संग्राम के अंतर्गत मार्क्सवादी आंदोलन से संबंधित प्रश्न उठाते हैं। यशपाल के प्रमुख उपन्यास दादा कॉमरेड, इस उपन्यास में क्रांतिकारी दल की कार्यविधियों का विस्तृत चित्रण किया है। यशपाल खुद क्रांतिकारी दल के सदस्य थे, इसीलिए इसके वर्णन बेहद सजीव बन पड़े हैं। इसमें मूल प्रश्न है कि गांधी का अहिंसावादी आंदोलन ज्यादा ठीक है या क्रांतिकारी समाजवाद। इसमें क्रांतिकारी दादा जहां भावुकता प्रधान आतंकवाद का रास्ता चुनते हैं, वहीं कॉमरेड हरीश रूसी क्रांति पर आधारित सत्ता चुनता है। स्त्री पर पुरुष के अधिकार को भी इसमें खारिज किया गया है। इसकी प्रमुख नारी पात्र शैल प्रेम और यौन जीवन से संबंधित किसी भी पारंपरिक नैतिक मूल्य को स्वीकार नहीं करती। उसे एक साथ कई पुरुषों से प्रेम करने में कोई नैतिक समस्या नजर नहीं आती। देशद्रोही यह उपन्यास भी दादा कॉमरेड जैसे भावभूमि पर ही आधारित उपन्यास है। इसमें 1930 से 1942 ईस्वी तक की राजनीतिक स्थितियों पर विचार किया गया है। कोशिश यह की गई है कि कांग्रेस पार्टी के वर्ग चरित्र को दिखाकर उसकी निरर्थकता तथा साम्यवादी आंदोलन की सार्थकता को सिद्ध किया जाए। राम दुलारी, डॉक्टर खन्ना और चंदा आदि चरित्रों के माध्यम से यशपाल दिखाते हैं कि पुरुष द्वारा नारी पर आरोपित पवित्रता और सतीत्व जैसी धारणाएं एक व्यापक साजिश के अंग है। लंबी बहसों व भाषण तथा विचारधारा थोपने की कोशिशों के कारण यह उपन्यास शिल्प की दृष्टि से कमजोर हो गया है। पार्टी कॉमरेड, इस उपन्यास का मुख्य विषय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा और कार्यक्रम का समर्थन करना है। यशपाल दिखाना चाहते हैं कि गांधी तथा कांग्रेस द्वारा समर्थित आंदोलन जनसाधारण के पक्ष में नहीं है। इसमें कांग्रेस द्वारा 1946 ईस्वी में नौ सैनिक विद्रोह को समर्थन न देने की आलोचना भी की गई है। कम्युनिस्ट पार्टी 1942 के आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ नहीं थी, वह मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का समर्थन भी कर रही थी। इन सभी तथ्यों के बावजूद यशपाल ने कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वथा निर्दोष दिखाने का प्रयास किया है। मेरी तेरी उसकी बात, यह उपन्यास भी कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा के समर्थन तथा गांधीवादी विचारधारा के विरोध में लिखा गया है। स्वाधीनता आंदोलन में गांधी के
गांधी के आगमन से लेकर आजादी मिलने तक का कालखंड इसके कथानक का आधार है। इसमें दिखाया गया है कि भारत की आज़ादी की प्राप्ति में गांधी और कांग्रेस से अधिक योगदान द्वितीय विश्व युद्ध और ब्रिटेन की जर्जर अर्थव्यवस्था का था। 1942 के आंदोलन को तो इसमें निरर्थक और हास्यास्पद बताया गया है। यह साफ दिखाई देता है कि यह उपन्यास कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा को स्थापित करने का प्रयत्न है। इस उपन्यास में कुछ अच्छे पक्षों में हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक संबंधों का सूक्ष्म चित्रण, मुस्लिम समाज की मानसिक बनावट का अंकन, हिंदू से ईसाई बनने परिवारों की मानसिकता का वर्णन, सांप्रदायिकता के उभार के पीछे जमींदार कारणों का वस्तुपरक विश्लेषण तथा उषा महाजन व माया जैसे ठोस चरित्रों का निर्माण है। मनुष्य के रूप इसमें प्रेम को केंद्र बिंदु बनाकर मनुष्य के विभिन्न रूपों का उद्घाटन किया गया है। नारी चरित्रों को केंद्रीय महत्व दिया गया है क्योंकि प्रेम संबंधों की दुनिया में वे ही ज्यादा वंचित हैं। सोमा इसकी प्रमुख चरित्र है जो कि एक विधवा लड़की है और सास ससुर के अन्यायों से परेशान है। एक दिन धन सिंह नाम का एक बस ड्राइवर उसे बचाने के लिए बस रोकता है और वह उसके साथ चली जाती है। धन सिंह को पुलिस पकड़ती है तो उसे एक सेठ के यहाँ आश्रय मिलता है तथा साम्यवादी पार्टी के कुछ सदस्य जैसे भूषण और मनोरमा उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। बाद में वह एक सफल फिल्म अभिनेत्री बनती है और विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों के संपर्क में आती है। इस उपन्यास के माध्यम से यशपाल दिखाते हैं कि समाज में अनेकानेक प्रकार के व्यक्ति होते हैं और एक ही व्यक्ति के कई कई रूप होते हैं। क्यों फंसे? इस उपन्यास में यशपाल ने परंपरागत स्त्री पुरुष संबंधों पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उन्होंने यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि परंपरागत विवाह बंधन या विवाह युग्मों के लिए अन्यत्र यौन इच्छा पूर्ति के निषेध के नियम नारी और संतान की सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। अब जबकि नारी आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गई है और वह अपनी तथा अपनी संतान दोनों के पोषण में समर्थ है, रति संबंधों में स्थायित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है। जब तक दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण रहे तब तक तो ठीक, अन्यथा दोनों को अन्यत्र यौन संबंध स्थापित करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। अप्सरा का साप यह उपन्यास दुष्यंत और शकुंतला की चिर परिचित कथा पर आधारित है। इस उपन्यास में यशपाल ने दुष्यंत को एक स्वार्थी एवं रूप लोलुप सामंत के रूप में प्रस्तुत किया है। नारी उसके लिए भोग्य है। शकुंतला सामंती समाज में शोषित और असहाय नारी है का प्रतिनिधित्व करती है। दुष्यंत शकुंतला के साथ गंधर्व विवाह करता है किंतु कुछ समय बाद उसे भुला देता है। जब शकुंतला पुत्र सहित दुष्यंत की राजसभा में उपस्थित होती है तो दुष्यंत उसे पहचानने से भी इनकार कर देता है। दुष्यंत की रानी सुलक्षणा एक मृत शिशु को जन्म देती है इससे दुष्यंत के सामने सिंहासन के उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न होती है। जब उसे शकुंतला की याद आती है वह उसके पास जाता है, उसे स्वीकार करने का वचन देता है। शकुंतला इसे अपना सौभाग्य मानती है। झूठा सच यह यशपाल का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास है जो उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार रहा है। अपनी प्रकृति में यह एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है जो भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखा गया है। इसके दो खंड हैं, वतन और देश तथा देश का भविष्य। पहले खंड वतन और देश में विभाजन के वास्तविक कारणों, विभाजन के समय की दर्दनाक स्थितियों तथा विस्थापितों एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। तारा जैसे चरित्रों के माध्यम से बताया गया है कि विभाजन के समय महिलाओं की दुर्दशा का आलम क्या था। दूसरे खंड देश का भविष्य में आज़ादी के बाद की स्थितियां हैं जिसमें एक और कुछ बुद्धिजीवियों व नेताओं की प्रगतिशील भूमिका का चित्रण है तो दूसरी ओर सूद और सोमराज जैसे अन्य उन तत्वों के भी चर्चा है जो राजनीतिक और पत्रकारिता को शुद्ध व्यवसाय बनाकर भ्रष्टाचार व बेईमानी के माध्यम से समाज को लूटने में लगे हैं। उनकी तुलना में तारा, डॉक्टर नाथ, श्यामा, पत्रकार कनक
तथा इंजीनियर नरोत्तम जैसे चरित्र भी हैं जो देश की आज़ादी का सम्मान करते हुए अपने दायित्वों के निर्वहन में ईमानदारी से जुड़े जुड़े हैं। इस उपन्यास की कथा की धुरी जयदेवपुरी और उसकी बहन तारा को माना जा सकता है। जयदेवपुरी प्रथम श्रेणी में एमए करके प्रोफेसर बनना चाहता है। उसमें रुचि, क्षमता और विश्वास है। वह कनक से प्रेम करता है। कनक गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करती है। कनक के घर वाले पुरी की गरीबी के कारण विवाह करना अस्वीकार कर देते हैं। 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण पुरी को जेल जाना पड़ता है। जेल से छूटने के बाद पुरी पैरोकार पत्र में नौकरी करता है। पत्र की नीति से भेद होने पर उसे निकाल दिया जाता है। वह काम की तलाश में कनक के आश्वासन पर नैनीताल जाता है। विफल होने पर जालंधर में होटल में नौकरी करता है। वह प्रभावशाली कांग्रेसी नेता सूद जी के संपर्क में आता है। उसे सूद जी के से सहायता मिलती है। इसी बीच वह असहाय उर्मिला के संपर्क में आता है। कनक दिल्ली आती है और पत्रकारिता आरंभ करती है। यहाँ वह मार्क्सवादी युवक गिल के प्रति आकृष्ट होती है। पुरी के प्रति उसका सुप्त प्रेम अभी मरा नहीं है। वह सूचना पाकर पुरी से मिलती है। पुरी के साथ उर्मिला को देखकर निराश होती है। पुरी उर्मिला को नर्स का काम सिखाने के लिए कहकर अलग कर देती है। पुरी और कनक साथ साथ रहकर प्रकाशन का कार्य करने लगते हैं। पुरी प्रतिक्रियावादी होता जाता है। उसकी कनक से नहीं बनती। कनक उसे छोड़कर चली जाती है और गिल को समर्पण कर देती है। तारा की कहानी अधिक करुण और विविधतापूर्ण है। तारा कॉमरेड असद को प्यार करती है। उसका विवाह सोमराज नामक एक लंपट युवक से हो जाता है। सुहाग रात को ही वह उसकी दुर्गति कर डालता है, किंतु इसी बीच सांप्रदायिकता के दंगे के कारण मुसलमानों का आक्रमण होता है। तारा मुसलमानों के हाथ पड़ जाती है। हाफिज जी उसकी सहायता करते हैं, किंतु हिंदू होने के कारण उसे अधिक दिनों तक अपने घर पर नहीं रख पाते। उनके यहाँ से निकलने पर तारा स्त्रियों का व्यापार करने वाले एक व्यक्ति के हाथ में पड़ जाती है। स्त्रियों का उद्धार करने वाला दल उसे उबारता है। इस दल में असद भी है। असद उसे पुनः मिलने का वादा करता है, किंतु वह अमृतसर पहुंचा दी जाती है। अनेक प्रकार की यातनाएं सहने के बाद अंत में तारा डॉक्टर प्राणनाथ से विवाह कर लेती है। इस उपन्यास की महत्ता कुछ पात्रों के व्यक्तिगत सुख दुख, विषाद अवसाद, मिलन बिछुड़न या जय पराजय के यथार्थ चित्रण में उतनी नहीं है जितनी 1942 से लेकर 1952 ईस्वी तक देश में घटित होने वाली समस्त सामाजिक राजनीतिक चेतना की वाहक घटनाओं के गुम्फन एवं संदर्भों के संयोजन में है। विभाजन से पूर्व मध्य युगीन जीवन, वहाँ के जन सामान्य का मानसिक गठन, राजनीतिक के दाव पेच, सांप्रदायिकता, स्वार्थ के कारण हिंदुओं मुसलमानों के बीच बढ़ती खाई, देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, लूट खसोड़, रक्तपात, लाखों व्यक्तियों का विस्थापित होना, उनकी जीविका और संघर्ष, कांग्रेस का शासन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का सामाजिक जीवन, विविध क्षेत्रों में चलने वाली धांधली, उच्च वर्ग की स्वार्थपरता, मध्य वर्ग की कुंठा, निम्न वर्ग की निराशा, जनता की जागरूकता आदि, यह सब कुछ झूठ सच में साकार हो गया है। हिंदी में इतनी विशाल पृष्ठभूमि को लेकर चलने वाला दूसरा उपन्यास नहीं है। सामान्यतः आलोचकों ने यशपाल के इस उपन्यास को हिंदी की उपलब्धि माना है। देश विभाजन और झूठा सच, स्वतंत्रोत्तर हिंदी उपन्यास में देश विभाजन की त्रासदी से संबंधित कई उपन्यास लिखे गए हैं और इनमें रचनाकारों ने अपनी अपनी तरह से इस त्रासदी पर चिंतन किया है। यशपाल झूठा सच में देश विभाजन को की त्रासदी का न केवल यथार्थपरक चित्रण किया है, बल्कि तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संदर्भों में साम्राज्यवादी एवं राष्ट्रीय पूंजीवादी शक्तियों के वर्गीय चरित्र का भी पर्दाफाश किया है। इस उपन्यास में देश विभाजन की घटना को यशपाल ने साम्यवादी दृष्टि से देखा है। उन्होंने देश विभाजन के ऐतिहासिक कारणों की खोज करते हुए राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के मूल चरित्र का उद्घाटन किया है तथा देश विभाजन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की भूमिका की तरफ इशारा किया है। ये दोनों
ही पार्टियां देश की स्वाधीनता के लिए आंदोलन कर रही थी। बाद में स्वाधीनता के नाम पर देश विभाजन के लिए तैयार हो गई, जबकि भारतीय जनता विभाजन के विरुद्ध थी। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन के लिए मूल रूप में से अंग्रेजों को उत्तरदायित्व ठहराया है। उनके अनुसार अंग्रेजों ने ही अपनी सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में फूट डाली। यशपाल सांप्रदायिकता की समस्याओं को भी देश विभाजन की देन मानते हैं। इस उपन्यास में उन्होंने सांप्रदायिक घटनाओं के कई मार्मिक दृश्य उपस्थित किए हैं। इसमें पंजाब और लाहौर में विभिन्न लोगों और विशेषकर नारी द्वारा इस विभाजन की त्रासदी भोगने के कई चित्र हैं। झूठा सच में यशपाल ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है। लेखक की दृष्टि में यह पहलू सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देश विभाजन के मूल में आर्थिक कारणों की खोज करते हुए वे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, व्यापारी थे, ऊंचे पद पर थे। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं। झूठा सच में यशपाल ने मात्र विभाजन की त्रासदी का ही चित्रण नहीं किया, बल्कि उसके सामने पराजय न स्वीकार करने वाली जनता की जिजीविष का भी अंकन किया है। कुल मिलाकर देश विभाजन और सांप्रदायिकता के परिप्रेक्ष्य में झूठा सच हिंदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपन्यास है। यशपाल की भाषा शैली कथ्य के अनुसार अपना स्वरूप निर्माण करती है। उन्होंने जीवन संदर्भ को सजीव बनाने के लिए परिवेश के अनुकूल शब्द चयन किए हैं। पात्र, परिस्थिति तथा अनुभूति और विचारों के अनुसार भाषा को सजीव और सशक्त बनाने के लिए उन्होंने विभिन्न स्रोतों से शब्द ग्रहण किए हैं। जनबोली में प्रचलित देशज शब्दों से लेकर उर्दू, पश्तो, अंग्रेजी और रूसी भाषा तक के शब्द यशपाल की कृतियों में प्रयुक्त हुए हैं। दिव्या उपन्यास में प्राचीन सांस्कृतिक वातावरण की रचना के लिए यशपाल ने स्थानागर, अग्रहार, अयुधजीवी, कपिस्यानी, जेठक, मेरिया, बिस्टर, सेल्फिक जैसे संस्कृति के अप्रचलित शब्दों को स्थान दिया है, तो दूसरी ओर मनुष्य के रूप में ठेठ जन जीवन की झलक प्रस्तुत करते हुए झापा, पड़तानी, धीर, धर, कठडी जैसे ठेठ देश शब्दों का भी प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा में उर्दू शब्दों को भी स्थान दिया है। अभिव्यक्ति की पूर्णता के लिए कहीं कहीं हिंदी के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी बखूबी किया है। यशपाल जी की भाषा में रूसी व पश्तो भाषा के भी अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। देशद्रोही उपन्यास में पश्तो भाषा के अनेक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। उदाहरण के लिए हफ्त 10 रुपया माही, 800 रुपये माहवार, बल्टो बिल भाग जाना चाहता है आदि पश्तो भाषा के उदाहरण है। यशपाल ने हिंदी गद्य शैली को भी नई दिशा दी है। विचारों की स्पष्टता, अनुभव की विविधता, भावों की सरलता, चित्रों की रम्यता, व्यंग की तीव्रता, हास्य की मधुरता तथा विवरण की विशदता और भव्यता के संयुक्त प्रभाव के कारण यशपाल की गद्य शैली बहुत ही आकर्षक एवं प्रभावशाली बन गई है। बोधगम्यता यशपाल जी की शैली की मुख्य विशेषता है। अनेक स्थानों पर यशपाल जी ने अपने गद्य में काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। यशपाल के गद्य के गौरव का आधार 2 अन्य प्रमुख शैलियां भी हैं, वर्णनात्मक शैली तथा प्रसन्न विचारात्मक शैली। यशपाल जी के गद्य में किसी भी विषय का वर्णन काफी रोचक होता है। वे तथ्यों से लेकर तत्व तक सबका वर्णन कर जाते हैं। यशपाल जी का विचारात्मक गद्य भी बहुत सरल तथा स्पष्ट है। जटिल और उच्च स्तरीय वैचारिक बातों को भी यशपाल सहज, सरल एवं प्रसन्न शैली में प्रस्तुत करते हैं। यशपाल में व्यंग की भी अच्छी क्षमता और यथास्थान उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए आधुनिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाली छात्राओं की जीवन पद्धति का चित्रण करते हुए उन्होंने लिखा है, आज तो
वे जर्जेट की डल शेड साड़ी पहन कॉलेज की लारी में बैठ साजन समूह पर बहुत सी धूल और उड़ती नजर डालती हुई वहां जा छिपती है जहां लोहे की खींचते जड़े फाटक पर लिखा रहता है, बगैर इजाजत भीतर जाना मना है। गागर की जगह उनकी बगल में दबा रहता है बटुआ। सामाजिक यथार्थ के उपन्यास, जिस उपन्यास धारा को प्रेमचंद ने परिवर्तित किया था, वही आगे चलकर नई नई सामाजिक समस्याओं का वर्णन तथा विश्लेषण करती रही। इस धारा को सामाजिक यथार्थवादी धारा कहा जाता है। इस धारा के लेखक किसी भी विचारधारा के मोह से बचते हुए अपने स्वतंत्र नजरिए से समाज की समस्याओं का सूक्ष्म अंकन करते हैं। 1947 ईस्वी से आज तक का समाज जिस प्रकार तेजी से बदलता गया है, वैसे ही इस धारा की प्रवृत्तियां भी बदली हैं। प्रमुख प्रवृत्तियां इस प्रकार 1947 के तुरंत बाद राष्ट्रीय चेतना व आजादी का मोह इतना अधिक है कि लेखक देश का सुंदर भविष्य बनाने के लिए बेचैन है। यह प्रवृत्ति सबसे स्पष्ट रूप में भागवती चरण वर्मा के उपन्यास भूले बिसरे चित्र में दिखती है। उन्हीं का उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते भी कुछ कुछ ऐसे ही हैं। 1955 ईस्वी के बाद आजादी से मोहभंग की स्थिति पैदा हुई, जो पूरे छठे दशक में मुखर रही। इस काल का प्रतिनिधित्व उपन्यास नरेश मेहता द्वारा रचित यह पथ बंधुता है, इस जिसमें आजादी के संघर्ष के निरर्थक चल जाने की पीड़ा दिखती है। 1970 ईस्वी के आसपास मोहभंग की पीड़ा भी समाप्त होने लगी और उदासीनता निष्क्रियता पैदा हुई। इस समय के लेखक क्रांति, विद्रोह और विचारधाराओं में आस्था खो चुके हैं, किंतु उनके भीतर पीड़ा इतनी ज्यादा है कि बिखरते हुए समाज प्रति का व्यंग किए बिना उन्हें संतोष नहीं मिलता। इस प्रवृत्ति का सबसे प्रमुख उदाहरण है श्रीलाल शुक्ला द्वारा रचित राग दरबारी। 1970 के दशक के बाद सांप्रदायिकता भारतीय समाज में एक बड़ी समस्या बनकर उभरी। इस प्रवृत्ति को सबसे बेहतर अभिव्यक्ति भीष्म साहनी ने तमस में दी। 60 के दशक से ही तीव्र नगरीकरण और मध्य वर्ग के उभर ने शहरों में ऐसे वर्ग को जन्म दिया जो सामाजिक जीवन से वंचित होकर अकेलेपन की पीड़ा झेल रहा था, जहां प्रेम का स्थान उपयोगितावादी संबंधों ने ले लिया था और व्यर्थता बोध गहरा हो गया था। इसी प्रवृत्ति पर मुख्यतः राजेंद्र यादव जैसे लेखक ने लिखा। उनका उपन्यास सारा आकाश इसका उदाहरण है। सामाजिक उपन्यास की धारा आज भी कई अन्य धाराओं में पर्यावासित होकर सक्रिय बनी हुई है, जैसे महिला लेखन की धारा, महानगरीय उपन्यासों की धारा आदि। इस वर्ग के उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये न तो प्रगतिवादी की तरह समाज को अधिक महत्व देते हैं और न ही मनोवैज्ञानिक उपन्यास की तरह व्यक्ति व समाज को जोड़कर देखते हैं। ऐसे सूक्ष्म विश्लेषण मुख्य रूप से अमृतलाल नागर के उपन्यास बूंद व समुद्र में दिखता है, जिसमें बूंद व्यक्ति को वे समुद्र समाज को दर्शाता है।